वेलकम बैक टू दी चैनल क्विक प्रेप क्लासेस। माय नेम इज शाहरुख सैफी। तो बच्चों देखिए, दिल्ली डाइट के जो डीएलएड एंड डीपीएससी के जो आपके फॉर्म निकले पड़े हैं, उनका जो एग्जाम होगा एंट्रेंस एग्जाम, वो टेंटेटिव है, यानी कि 12 अगस्त को आपका एग्जाम होगा। हालांकि ये जो डेट है वो एक्सटेंड की जा सकती है, लेकिन फिलहाल अभी आपके माइंड में ये डेट फिट होना जरूरी है, ठीक है। उसके अलावा जो सिलेबस था वो ऑलरेडी जब प्रोस्पेक्टस आया था उसमें बता दिया गया था। कंफ्यूजन थी ऑफिशियल सिलेबस की, तो वो भी जारी कर दिया गया। सो बेसिकली बच्चों, मैं आपको डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड जो टॉपिक वाइज चीजें हैं उन्हें कवर करवाने वाला हूँ। सबसे पहले मेरा जो फोकस है वो सोशल साइंस पर है, जिसके अंदर 40 मार्क्स आपसे पूछे जा रहे हैं। 10-10 नंबर के 4 सब्जेक्ट है। तीसरा जो सब्जेक्ट है ज्योग्राफी, चौथा है इकोनॉमिक्स। तो ये हमारे सेकेंडरी ऑप्शन आएंगे। प्रेफरेंस में हमने पहला और दूसरा रखा है। और आज की ये जो क्लास है बच्चों, उसके अंदर पॉलिटिकल साइंस के 10 मार्क्स से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स आ रहे हैं उनको हम कवर करेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें क्लियर है। तो ये है आपका पॉलिटिकल साइंस का सिलेबस, जिसके अंदर टोटल 8 टॉपिक्स दिए गए हैं। और ये जो 8 टॉपिक्स है वो 9th और 10th में आपको आराम से मिल जाएंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी है जो जनरल टाइप से पूछे भी जा सकते हैं, क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम है तो इस बात का आपको पता होना चाहिए। लेकिन लेवल जो है वो 10th लेवल तक आएगा, स्कूल लेवल, एनसीईआरटी बेस्ड। तो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट के बारे में जो भी क्वेश्चन है वो सभी कंप्लीट करने वाले हैं। पार्लियामेंट मीन्स कि हमारी संसद, क्लियर है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी इस जर्नी को। और वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। टाइम के अकॉर्डिंग आपको सभी की पीडीएफ मिलती रहेगी। शुरुआत करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो पहला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, जरा ध्यान दीजिएगा। इनमें से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की एक संसद होगी जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को इंक्लूड माना जाएगा, सम्मिलित माना जाएगा? ये कौन से आर्टिकल में कहा गया? संघ मतलब हमारा जो इंडियन सिस्टम है वो फेडरल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, यानी कि संघवाद पर। तो संसद यहां पर है, राष्ट्रपति है, लोकसभा भी और राज्यसभा भी है। तो इसमें कौन से अनुच्छेद में इसका जिक्र आपको देखने को मिलता है? तो अगर आप देखोगे बच्चों, आर्टिकल नंबर 79, ऑप्शन नंबर बी, प्रॉपर तरीके से इसका जिक्र इसी में हमें देखने को मिलता है। तो डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसलिए अच्छे से आपको पता होना जरूरी है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद व्यवस्था में इनमें से किसे भंग नहीं किया जा सकता? भंग मतलब होता है डिसॉल्व करना, ठीक है। तो क्या वो लोकसभा है, विधानसभा है, राज्यसभा या नन ऑफ द अबव? देखिए, लोकसभा को भी डिसॉल्व किया जा सकता है और विधानसभा को भी डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन जो काउंसिल ऑफ स्टेट है, यानी कि जो राज्यसभा है, जिसे बच्चों अपर हाउस के नाम से भी जाना जाता है, इसे डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। तो इस बात का ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर। क्लियर। चलिए अगला है कि राज्यसभा में मैक्सिमम जो मेंबर है वो कितनी होगी? तो 233, 245, 248 या फिर 250? तो यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया, अधिकतम। तो बच्चों आपको ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करना है। और अभी प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? तो वो 245 है। क्लियर। जिसमें से अगर आप 12 माइनस कर दो, क्योंकि 12 जो सदस्य है वो राष्ट्रपति अपॉइंट करता है अपनी तरफ से, यानी मनोनीत करता है उन्हें। अब ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ये अलग अलग फील्ड से होते हैं, चाहे वो कला से हो, चाहे वो स्पोर्ट्स से हो, फिल्मी जगत से हो, कोई फेमस पर्सनैलिटी रही हो, वगैरह वगैरह, ठीक है। टेक्नोलॉजी और विज्ञान भी इसके अंदर आ जाता है। किस अनुच्छेद में राज्यसभा में सदस्यों की जो अधिकतम संख्या वो 250 का जिक्र आता है? ये भी तो आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप देखोगे आर्टिकल नंबर 52, आर्टिकल नंबर 80, आर्टिकल नंबर 99 और आर्टिकल नंबर 24, तो इसका जो जिक्र आता है वो बच्चों ऑप्शन नंबर बी में आता है, आर्टिकल नंबर 80 में। क्लियर। चलिए अगला है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है, यानी कि अपॉइंट कर सकता है? मैंने आपको बता ही दिया था, तो वो 12 सदस्यों को कर सकता है। और बच्चों ये भी आपको पता होना चाहिए कि लोकसभा में राष्ट्रपति केवल 2 ही सदस्यों को मनोनीत कर सकता था। जी हाँ, अब वो पास्ट वाली चीज होगी। अब वो जो 2 सदस्य थे वो एंग्लो इंडियन थे। एंग्लो इंडियन वो होते हैं जो आजादी से पहले जो अंग्रेज थे ना, आजादी के बाद भी उन्होंने भारत में रहना पसंद किया, तो उन्हें एंग्लो इंडियन कहा जाता है। तो लेकिन 2019 के प्रस्ताव के अकॉर्डिंग अब ये जो सदस्य वो रद्द कर दिए गए। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। स्टिल इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। उसके बाद है उच्च सदन किसे कहा जाता है? इंग्लिश में बात करें तो इसे अपर हाउस कहते हैं, ठीक है। तो क्या वो लोकसभा है, राज्यसभा है, विधानसभा या फिर विधान परिषद है? जब अपर हाउस की बात की जाएगी तो वो राज्यसभा है।
हालांकि अपर हाउस का मतलब ये नहीं हो गया कि लोकसभा से ज्यादा पावरफुल राज्यसभा है, नहीं। अगला है कि एकल मत प्रणाली, इसे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट कहा जाता है। इसका प्रयोग किस चुनाव में किया जाता है? तो देखिए, लोकसभा में, राष्ट्रपति चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, या लोकल जो इलेक्शन होते हैं ग्राम पंचायत के या फिर नगर पालिका वाले, तो क्या स्थानीय चुनाव में। तो अगर आप देखोगे इसमें भी प्रत्यक्ष तरीके से, इसमें भी प्रत्यक्ष तरीके से, इसमें भी प्रत्यक्ष तरीके से, यानी कि डायरेक्ट तरीके से जो आम जनता वो पार्टिसिपेट करती। लेकिन जो लोकसभा का चुनाव होता है, इसमें जो जनता के द्वारा निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड मेंबर होते हैं, चाहे वो फिर लेजिस्लेटिव हो, लोकसभा के हो, या फिर आपके विधानसभा के हो, यही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, जहां पर सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का इस्तेमाल किया जाता है। गुप्त मतदान होता है, और इसका ताजा उदाहरण अभी के चुनाव में है, राष्ट्रपति का चुनाव है। सभी लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों ने वोट डाला है, और यह बैलेट तरीके से होता है, ठीक है। ईवीएम का इसमें यूज नहीं होता। राज्यसभा सदस्य होने के लिए जो मिनिमम एज, जो क्राइटेरिया रखा गया, वो कितना है? तो ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट तरीके से पता होना चाहिए। कम से कम 30 तो उम्र उसकी होनी चाहिए, और वो भारत का नागरिक भी होना चाहिए, करप्ट ना हो, ठीक है। आगे है कि राज्यसभा का सभापति, सभापति को इंग्लिश में कहा जाता है चेयरमैन, ठीक है। वो कौन होता है? प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या फिर गृह मंत्री? तो वो होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि उपराष्ट्रपति भारत के, वो सभापति होते हैं, चेयरमैन होते हैं, ठीक है। राज्यसभा का सारा काम हाँ, राज्यसभा का काम जो होता है वो उपराष्ट्रपति के ज्यादा अंडर में आता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए, सभापति जो है वो अपनी तरफ से एक उप सभापति को भी राज्यसभा से चुन सकता है, क्योंकि क्या होता है कि सभापति की एब्सेंस में उप सभापति आयोजन करता है राज्यसभा का, और अगर दोनों ही एब्सेंस हो तो इसके अलावा भी एक सभा होती है जो 6 अध्यक्षों से मिलकर बनी होती है, तो वो उसे हैंडल करती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, इनका काम होता है संसद की गरिमा को बनाए रखना। लोकसभा की अधिकतम संख्या, मैक्सिमम जो मेंबर है वो कितनी हो सकती है? तो बच्चों देखिए, 245 हो नहीं सकती, 555 भी नहीं है, 550 भी नहीं है, तो वो है 552। लेकिन अभी कितने हैं? 543 पर इलेक्शन होते हैं, ठीक है। तो इसका आपको पता होना चाहिए। इनमें से निम्न सदन के नाम से, अब लोअर हाउस आ गया, तो देखिए लोअर हाउस में तो आप लोकसभा को ही गिनोगे, तो वो एग्जैक्ट ऑप्शन ए है। इनमें से किस राज्य से अधिकतम सांसद डायरेक्ट चुनाव यानी कि प्रत्यक्ष चुनाव के माध्यम से निर्वाचित यानी कि इलेक्टेड होते हैं? महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर होगा, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो है तो वो सांसद डिवाइडेड होते हैं। तो उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है आप 20 करोड़ से प्लस मान सकते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो इसलिए जो सांसद है बच्चों वो यहीं से सबसे ज्यादा आते हैं। कितने? 80 सांसद यहां से, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जिसे कहा जाता है। हालांकि जो एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी यहीं से सबसे ज्यादा चुने जाते हैं, 400 से प्लस, 403 के समथिंग, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद महाराष्ट्र, इनमें से अगला क्वेश्चन है बच्चे कि इनमें से किसकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति मंत्रिमंडल को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है? किसकी सलाह पर? यानी शपथ दिलाना, नियुक्त करना, तो ये एक तरीके से प्रधानमंत्री की सलाह पर, उनकी सिफारिशों पर राष्ट्रपति जो कैबिनेट है उसको नियुक्त करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। कथन को स्पष्ट करना है, स्टेटमेंट से रिलेटेड है कि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है भारत का, और औपचारिक रूप से वो देश का सबसे बड़ा अधिकारी है। दूसरा है कि प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। तो आपको यह बताना है कि कथन केवल एक सही है, कथन केवल दूसरा सही है, कथन 1 और 2 दोनों सही है, कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो ये बिल्कुल राइट आंसर है कि राष्ट्रपति राष्ट्र अध्यक्ष होता है, और ऑफिशियली, औपचारिक रूप से देश का सबसे बड़ा अधिकारी भी होता है, फर्स्ट पर्सन। प्रधानमंत्री सरकार का मुखिया होता है, प्रमुख होता है, सारी शक्तियां प्रधानमंत्री के अंडर होती है, और वही कैबिनेट का विस्तार भी करता है। सदस्यों को हटाना हो या फिर नियुक्त करना हो प्रधानमंत्री के अंडर में ही होता है। अगर देखा जाए तो प्रैक्टिकली जो पावर है वो हमें प्रधानमंत्री के पास देखने को मिलेगी, और जो प्रोटोकॉल पावर है, मतलब जो लिखित में शक्ति है, वो राष्ट्रपति के पास ज्यादा देखने को मिलेगी। तो ऐसी सिचुएशन में दोनों ही कथन बिल्कुल सही है। धन विधेयक, जिसे इंग्लिश में मनी बिल कहा जाता है, तो ये पेश किया जाता है क्या लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा या फिर विधान परिषद? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी ईयर देश का बजट घोषित किया जाता है, ये आप जानते हो। तो ये धन विधेयक जो होता है केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा में इसे पेश नहीं किया जा सकता, सिर्फ 14 दिनों के लिए।
सिर्फ 14 दिनों के लिए राज्यसभा में इसे भेजा जाता है, सिर्फ वो नाम मात्र का होता है। राज्यसभा अगर इसमें चाहे तो वो रोक सकती है 14 दिनों तक और कुछ अपना सुझाव दे सकती है। अगर मनी बिल के अंदर कुछ संशोधन करना हो तो वो लोकसभा को उसकी राय दे सकती है, लेकिन लोकसभा के पास ये राइट्स होता है कि वो उस सलाह को माने या फिर ना माने। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि लोकसभा के पास ज्यादा पावर है। ऑप्शन नंबर धन विधेयक पेश किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। भारत सरकार द्वारा दूसरा पिछड़ी जाति आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? देखिए दूसरा किया गया था 1979 में। दूसरा पिछड़ी जाति यानी ओबीसी की बात हो रही है, तो ये जनता पार्टी द्वारा किया गया था, बीपी मंडल द्वारा। तो इसे मंडल कमीशन भी कहा जाता है, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। पहला जो था वो 1953 में किया गया था, काका कालेलकर वाला। तो ये वाला रद्द हो गया था और ये वाला आफ्टर 10 ईयर यानी 79 के बाद 89, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा था अगर हम जीतते हैं तो ये होगा, तो जीते भी थे। तो इन्होंने सिफारिशें लागू भी की थी, मामला कोर्ट में भी गया था, फाइनल हुआ था कि 1992 के आसपास इसे लागू कर दिया गया। तो आज तक वही चल रहा है। ठीक है, भारतीय संसद प्रणाली में संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री का आयोजन करता कौन है? क्या वो डिफेंस मिनिस्टर है, रक्षा मंत्री, या फिर प्रधानमंत्री, या फिर स्पीकर, या फिर राष्ट्रपति? तो देखिए मैंने आपको बताया था ना कि लोकसभा प्लस राज्यसभा, अगर कोई सिंपल सा लॉ आता है, कानून आता है, क्योंकि कानून तो संसद में बनते हैं, अगर दोनों में मतभेद होता है तो ऐसी सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है ना बच्चों, प्रेसिडेंट जो है वो क्या करता है, एक संयुक्त बैठक का आयोजन करता है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सदस्य होते हैं। फिर वही बात आ जाती है, जो प्रेफरेंस दी जाती है, बात की जो वैल्यू होती है ना, वो लोकसभा के सदस्यों की ज्यादा होती है। तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों कि लोकसभा सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? बड़ा सिंपल सा है, देश के अंदर ऐसे बहुत सारे चुनाव है जिसका कार्यकाल 5 ईयर फिक्स किया गया है, 5 ईयर। देखिए लोकसभा के सदस्य 5 सालों तक इनका कार्यकाल होता है। हालांकि इससे पहले भी सरकार गिर सकती है, मृत्यु होने की स्थिति में, या फिर पार्टी मतलब सत्ता चले जाने की स्थिति में, राष्ट्रपति शासन लग जाने की स्थिति में इनका 5 साल कंप्लीट होए बिना भी इसे पूरा किया जा सकता है, लेकिन प्रॉपर 5 ईयर तो मिलते हैं अपने आप को सिद्ध करने के लिए। और ऐसे ही विधानसभा में और ऐसे ही बच्चों स्थानीय चुनाव में भी हमें देखने को मिलता है। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए रोक सकती है? तो भैया मैंने आपको पहले बता दिया था, मात्र 14 दिनों के लिए। देश में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल भी 5 वर्षों का होता है। और ये बड़ी अमेजिंग फैक्ट है कि अभी देखिए आज जो हमारी डेट हो चुकी है, अगर हम डेट की बात करें तो बच्चों वो हमारी 24 हो चुकी है, और कल ही यानी संडे को जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे रामनाथ कोविंद जी, उनका कार्यकाल ओवर हुआ और आज ही शपथ ले ली जो अभी हमारे देश की नई प्रेसिडेंट बनी है, द्रौपदी मुर्मू। तो इसलिए इसमें कहा गया संविधान में कि प्रेसिडेंट का कार्यकाल 5 साल पूरा होने के अगले दिन ही नया राष्ट्रपति शपथ ले जाना चाहिए, काम उसका वहीं से शुरू हो जाना चाहिए, एक भी दिन खाली नहीं होना चाहिए। क्लियर? चलिए वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो आपको अब रामनाथ कोविंद पर क्लिक नहीं करना होगा, द्रौपदी मुर्मू पर ही क्लिक करना होगा। ठीक है, ये हमारे एक्स थे, यानी कि रामनाथ कोविंद से पहले प्रणब मुखर्जी थे। राजनाथ सिंह कभी राष्ट्रपति रहे नहीं है, वो डिफेंस मिनिस्टर रहे। राष्ट्रपति को किसके द्वारा उससे उसके पद से हटाया जा सकता है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन काफी कठिन प्रोसेस रहता है। तो केंद्रीय जांच ब्यूरो जिसे हम सीबीआई के नाम से जानते हैं, प्रवर्तन निर्देशालय जिसे हम ईडी के नाम से जानते हैं, एनफोर्समेंट डायरेक्टर, और महाभियोग द्वारा जिसे इंग्लिश में इम्पीचमेंट कहा जाता है, और लास्ट है बच्चों ऑल ऑफ द अबव। देखिए ऑल ऑफ द अबव होगा नहीं, क्योंकि इसमें सीबीआई का कोई रोल नहीं है और ईडी का कोई रोल नहीं है। तो इसे राष्ट्रपति को उसके पद से सिर्फ इम्पीचमेंट यानी कि महाभियोग के द्वारा ही हटाया जा सकता है। अगर लगे कि राष्ट्रपति ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट ये चाहिए होता है 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत लोकसभा में जितने जो सदस्य है वो पास करने चाहिए राष्ट्रपति के खिलाफ, और फिर इनसे क्या करेगा कि लोकसभा राज्यसभा में ये प्रस्ताव भेजेगा कि भैया जो हमने आपको सजेशन दिया है कि राष्ट्रपति को हटाना चाहिए, तो आप इसमें हामी भरिएगा। उनसे ये रिक्वेस्ट की जाती है, फिर वो जांच पड़ताल करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल ठीक है तो वो पास हो जाता है। और लेकिन ऐसी सिचुएशन में राष्ट्रपति के पास भी ये अधिकार होता है कि जो भी इनके खिलाफ एलिगेशन लगाया गया वो उसको पढ़ सकता है, उसके अपनी जवाबदेही दे सकता है। ठीक है, ये बड़ा कठिन प्रोसेस होता है, बट फिर भी हटाया जा सकता है महाभियोग के द्वारा, इम्पीचमेंट के द्वारा। सवाल ये भी आता है बच्चों कि राष्ट्रपति अपना जो इस्तीफा है, त्याग पत्र है, वो किसे सौंपता है?
तो देखिए राष्ट्रपति को वैसे 5 साल पूरे मिलते हैं, लेकिन महाभियोग के द्वारा, मृत्यु की स्थिति में या आपातकाल की स्थिति में बहुत सारी चीजें होती है, तो ऐसी स्थिति में त्याग पत्र जो होता है वो उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उसे एक्सेप्ट करता है। भारतीय संसद प्रणाली में प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? तो देखिए ऐसे बहुत सारी सिचुएशन है जिसमें राष्ट्रपति काफी मेन रोल प्ले करता है। मैंने आपको बताया था कि लिखित तौर पे प्रोटोकॉल के आधार पर जो ज्यादातर शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के अंडर में आती है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो है वही प्रधानमंत्री को शपथ दिलाता है। अगर आपसे ये सवाल पूछ लिया जाए कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है, तो कुछ बच्चे हैं वो लिखाएंगे कि राष्ट्रपति, नहीं, उन्हें राज्यपाल दिलवाता है, गवर्नर दिलाता है। इस बात को आपका पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला है कि किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रावधान है? तो यहां पर ऑप्शन है 60, 61, 62 या 63। तो अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे 61 वाला, तो यहां पर आप महाभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है, वही इम्पीचमेंट। इसमें से राष्ट्रपति किसे नियुक्त नहीं कर सकता, यानी अपॉइंट किसे नहीं कर सकता? राज्यपाल को अपॉइंट कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को अपॉइंट कर सकता है, ऑब्वियसली कर सकता है। केंद्रीय लोक सेवा आयोग के सदस्य को ये भी बिल्कुल राइट है, लेकिन प्रधानमंत्री को वह नियुक्त नहीं कर सकता, केवल वो शपथ दिला सकता है। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो क्या होता है? पार्टी का मुखिया होता है, उम्मीदवार होता है प्रधानमंत्री पद का। जो भी पार्टी जीतती है, जैसे बीजेपी अभी सेंटर में, तो बीजेपी के सभी सांसद जिन्होंने बहुमत प्राप्त कर लिया वो एक ऐसे नेता का चुनाव करते हैं जिसमें सबकी सहमति होती है। तो जैसे उन्होंने मोदी का चुनाव किया, तो मोदी जी 2014 में भी उम्मीदवार पद रहे थे प्रधानमंत्री के, फिर 2019 में भी रहे, और लेट्स सी 2024 में रहते हैं नहीं रहते, वो अलग बात है। लोकसभा भंग करने का अधिकार किसे होता है? डिसॉल्व करने का, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री। तो देखिए लोकसभा भंग की जा सकती है, पहला आपने ये जान लिया। ये राइट्स किसके पास होता है? राष्ट्रपति को अगर लगे कि लोकसभा सही तरीके से काम नहीं कर रही है, या फिर लोकसभा जो बनी पड़ी है उसमें जो बहुमत वाली सरकार है, अगर उसकी सभी सदस्य हट जाते हैं किसी कारणवश से, तो ऐसी स्थिति में उसे डिसॉल्व करने का जो राइट होता है वो राष्ट्रपति के पास होता है। चलिए अगला है कि भारतीय संसद प्रणाली के स्रोत किस देश से प्राप्त किए गए, यानी कि हमने ये जो इंडियन पार्लियामेंट्री जो सिस्टम है वो कहां से अडॉप्ट किया है? तो अगर आप देखोगे अमेरिका, ब्रिटेन, आयरलैंड, जापान, तो हमने ये जो सिस्टम है, ये जो प्रणाली है वो ब्रिटेन से अडॉप्ट की है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में राष्ट्रपति को कौन शपथ दिलाता है? क्योंकि राष्ट्रपति बहुत सारी सिचुएशन में शपथ दिलाने का काम करते हैं। जैसे अभी देख लीजिएगा द्रौपदी मुर्मू, वो देश की नई राष्ट्रपति बनी है, क्लियर है, 15वीं आई थिंक, ठीक है। तो उनको जो शपथ दिलाएंगे वो भारत के मुख्य न्यायाधीश दिलाएंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि CJI। तो अभी के समय जो CJI है, ये आपके लिए सवाल है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे प्रेजेंट टाइम में भारत के जो CJI है उनका नाम बताइएगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति चुनाव में किन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता? तो राज्यसभा के सदस्य बिल्कुल इसके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, लोकसभा के सदस्य भी इनके अंदर इंक्लूड किए जाते हैं, इनका रेशियो 1 लिया जाता है, और विधानसभा के सदस्यों को भी इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि देश के अंदर जितनी भी विधानसभा है उन सभी के जो सदस्य है वो एलिजिबल माने जाते हैं राष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने के लिए। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो मनोनीत सदस्य होते हैं, यानी कि जो राज्यसभा, लोकसभा के लिए जो अपॉइंटेड मेंबर होते हैं, उन्हें वोट डालने का अधिकार नहीं होता राष्ट्रपति में, क्योंकि वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने गए, ना कि जनता के द्वारा। जनता के द्वारा कौन चुना गया बच्चों? लोकसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य, और विधानसभा के सदस्यों में से ही जो पार्टी होती है वो अपने सदस्य को राज्यसभा में भेजती है। तो इसलिए इलेक्टेड मेंबर, निर्वाचित सदस्य ही राष्ट्रपति चुनाव में वोट डाल सकते हैं। अपॉइंटेड मेंबर जो है, जो मनोनीत सदस्य, वो वोट नहीं डाल सकते। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपके पार्लियामेंट से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन थे। वन शॉट के अंदर मैंने आपको ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर अप करवा दिए। मुख्यतः तौर पे पार्लियामेंट्री सिस्टम के अंदर प्रेसिडेंट से रिलेटेड, लोकसभा और राज्यसभा से रिलेटेड ही आपके क्वेश्चन आएंगे। ये एक आपका सिंगल टॉपिक था, आपको ये पता होना चाहिए। पॉलिटिकल सिर्फ 10 नंबर का आएगा, जिसके अंदर 8 टॉपिक दिए गए हैं। तो देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट वाला है ये, तो इसलिए इन्हीं में से आपका 1 से 2 क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। आप आराम से कीजिएगा, PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना बच्चों। अपना सपोर्ट दिखाना बिल्कुल ना भूलेगा। सो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।